So let's continue our discussion. लास्ट वीडियो तक हम लोग क्या किया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया था, सारा ब्रेक किया था, क्या क्या कंडीशंस हो सकता है क्या नहीं। टिल डेट हम लोगों ने ये देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, कैसे बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, बैलेंस शीट में कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा। देन विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग को क्लासिफाई करना होता है कौन सा ट्रेडिंग, कौन सा पीएनएल और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। एंड ऑल द एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द गुड्स, जहां पे सेल ऑन अप्रूवल वाला अच्छे से ध्यान में रखना, पहले आप सेल्स एंट्री कैंसिल करोगे, फिर उसी को कॉस्ट वैल्यू में अपने स्टॉक में काउंट करोगे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाला एंट्रीज कर लिया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, ये सारा ट्रांजेक्शन हमने देख लिया था, ठीक है। तो आज बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन एक बार बैलेंस शीट देख लेता है। बैलेंस शीट कैसे बनाता था अपन, एक बार थोड़ा सा बैलेंस शीट रिवाइज कर लेता है। बैलेंस शीट दो तरीके से बन सकता है, एक तो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ परमानेंस या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाते हैं, वेयर एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक्स वगैरह है उन लोग ज्यादातर ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करता है। परमानेंस का मतलब है जो बिजनेस में परमानेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए, वो पहले आएगा एंड शॉर्ट टर्म चीजें बाद में आएगी। वेयर एज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है लिक्विड, मतलब जो सबसे पहले रियलाइज हो जाएगा, फटाफट रियलाइज हो जाएगा, वो पहले आएगा, और जो परमानेंट है वो बाद में आएगा। क्लियर है? तो हम लोग जो बैलेंस शीट बनाएगा वो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाएगा, नॉट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब ऑर्डर ऑफ परमानेंस कैसे होता है? बैलेंस शीट इन केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप। शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करेगा, शेड्यूल 3 कंपनीज के अकॉर्डिंग होता है। कोई तो बोलो भैया आप गलत लिखा है, बैलेंस शीट में ऊपर कोई डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है। बैलेंस शीट इज नॉट ए लेजर, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, तो ऊपर में डेबिट क्रेडिट कभी नहीं लिखने का अपने को। क्लियर है? ये गलती मत करना। प्लस बैलेंस शीट का जो हेडिंग होता है आप क्या लिखोगे, एज एट, जो भी ईयर रहेगा, इफ इट इज 31 दिसंबर तो हम लोग वो यूज करेगा। एंड यू कैन राइट एज ऑन ऑल्सो। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एज एट या एज ऑन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डेट में बिजनेस में कितना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, ठीक है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मतलब टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी राइट लाइबिलिटीज एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी राइट एसेट्स। अब ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या होता है, सबसे पहले जो परमानेंट चीज है वो पहले आएगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑल दी नॉन करेंट assets and then we write all the current assets. Example of non current assets: land and building, plant and machinery, long term loans and advances, goodwill, ये सब आपका क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है। मतलब एसेट्स which will be realized into cash after a period of 12 months, उसको हम लोग नॉन करेंट बोलता है। and assets which will be realized within 12 months is known as current assets, ठीक है। एंड लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, कैपिटल, नॉन करेंट। कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इनर कॉलम में करते हैं, देन प्लस एडिशनल कैपिटल कोई है तो प्लस नेट प्रॉफिट प्लस आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ही नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस में होता है। माइनस ड्रॉइंग्स, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी नहीं होता है। माइनस लॉसेस,
मतलब आईओडी और आईओसी से कोई रिलेशन नहीं है ना? कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इन केस ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आईओसी एंड आईओडी होता ही नहीं है। ये सब तो उसमें होता है पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फॉर्म जब अपन पढ़ेगा तो वहां पे आईओसी और आईओडी आएगा, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में होता नहीं है। बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल, उसी से प्लस माइनस होता है, तो पता होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद क्या करता था तुम लोग? नॉन करेंट लाइबिलिटीज लिखते हैं हम लोग, मतलब वो लाइबिलिटीज जिसको आप बिजनेस में पे करेगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, उसको नॉन करेंट बोलता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन, ये सब नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो गया। डिवेंचर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होगा ही नहीं, वो कंपनीज के केस में होता है। डिवेंचर्स, सोल प्रोप्राइटर कैसे एक डिवेंचर इशू करेगा, उसके लिए तो कंपनी होना पड़ेगा, राइट? तो उसका बैलेंस शीट में कभी ऐसा नहीं होगा। देन वी राइट करंट लाइबिलिटीज, ऐसा लाइबिलिटीज बिजनेस का जो हमें विद इन 12 मंथ्स पे करना है। फिर योर एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही था अकाउंटिंग इक्वेशन, इस तरीके से बनता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि भैया ये स्ट्रक्चर फॉलो करना ही पड़ेगा क्या? एग्जाम में यदि हमने गलती से नॉन करंट को थोड़ा सा नीचे लिख दिया, कोई एक आधा करंट एसेट्स पहले लिख दिया, तो क्या पूरा मार्क्स चला जाएगा क्या? 99.9% नहीं जाएगा, ठीक है? बट यू जस्ट ट्राई टू राइट इन दिस ऑर्डर। इफ आप नहीं भी लिख के आते हो, एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट है या फिर हड़बड़ी है और आप नहीं लिख के आओगे तभी भी चलेगा। फिर हम ये एजम्पशन लेते हैं कि यदि 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन, इफ 10 मार्क का क्वेश्चन है, देयर इज हाईली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ 1 मार्क, सब कुछ करेक्ट है तो। और 15 मार्क का क्वेश्चन है तो वही 1 मार्क का मिस्टेक होगा, मार्क्स कटेगा, कटने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप इस ऑर्डर को सेट करने जाओगे तो शायद आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। इससे अच्छा बेटर फ्लो ऑफ द क्वेश्चन में जैसे जैसे समझ में आए वैसे पुट कर देना। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा एग्जाम में, बिकॉज एज ए स्टूडेंट नॉट पॉसिबल कि आप लोग उस ऑर्डर को मेंटेन कर सके। फिर तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने एक बार बैलेंस शीट ड्राफ्ट किया, फिर उसको कट किया, फिर से नया ड्राफ्ट करोगे देख देख के, तब आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से अपन बैलेंस शीट बनाता है। ट्रायल बैलेंस का एक बार फिर से मेरे को आइडिया दे दो। ट्रायल बैलेंस में 2 साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में जो आइटम्स लिखे हुए होते हैं वो क्या हो सकता है? एसेट्स और एक्सपेंसेस। एंड इफ क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो लायबिलिटीज और इनकम। क्लियर है ये चीज? इफ ट्रायल बैलेंस के अंदर में कोई भी लेजर का बैलेंस है, इट इज एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब उसका जर्नल और लेजर हो चुका है। एनी इंफॉर्मेशन गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, इट इज अ नॉन एडजस्टेड। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जर्नल दिमाग में करेगा और फिर उसका डुअल इंपैक्ट करेगा। डुअल इंपैक्ट या तो ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, तीनों में हो सकता है। ठीक है, आधा आधा फिगर ट्रेडिंग पीएनएल में होगा और कंप्लीट फिगर बैलेंस शीट में। कुछ जैसे सपोज 10,000 का एडजस्टमेंट करना है, बैलेंस शीट में 10,000 एडजस्टमेंट हो गया, 4,000 का एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में हो गया और 6,000 का पीएनएल में हो गया, तो 10,000 का डुअल इंपैक्ट होना चाहिए ना। क्लियर है? तो एवरीथिंग आपको एग्जाम में ना जर्नल करने का जरूरत नहीं है। एंड बहुत जगह वर्किंग नोट्स का भी रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं रहेगा, आपको सॉल्यूशन के अंदर ही वर्किंग्स बनाते जाएंगे, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। सर्टेन स्टेप्स से फॉलो करेंगे, उस स्टेप से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जिस स्टेप से मैं बताऊंगा उसी स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन को वापस रीचेक भी करना है, ताकि आपका बैलेंस शीट एग्जैक्टली मैच करेगा। नया टाइप का बैलेंस शीट नहीं बना? नहीं, शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट जो होता है वो कंपनीज के लिए है। आज भी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस में टी शेप बैलेंस शीट ही चलता है। जो शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट है वो सिर्फ कंपनीज के लिए कंपलसरी है। हाँ, बिकॉज बैंक इज अ कंपनी, बैंक छोटा मोटा कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, बैंक एक कंपनी है। और बैंक के अंदर तो क्या है, बेसिकली उनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है,
तो बैंकिंग एक्ट नहीं बता रखा है फॉर्मेट एग्जैक्टली। जब आप इंटर लेवल में आओगे तो एडवांस अकाउंट्स में आपका एक चैप्टर है बैंकिंग और कंपनी बोल के, उसमें आप उस फॉर्मेट को याद करते हो। अपना जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है थोड़ा लीनियंट है, आप नोट्स नंबर डालते हो ना, नोट्स नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। यदि सपोज तुम्हारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको नोट नंबर 2 लिख देते हैं हम, बट ऐसा बैंकिंग कंपनी में नहीं है। बैंकिंग में जो कॉलम है वो नोट नंबर का नहीं है, शेड्यूल का है। इट इज इक्विवेलेंट, सेम ही बात है, शेड्यूल बोलो या नोट्स बोलो, लेकिन उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर आइटम का शेड्यूल नंबर 1 दे दिया। यू कैन नॉट टेक एनी अदर शेड्यूल एज ए नोट नंबर 1, सेम एज इट इज वैसा ही करना पड़ेगा। तो बैंकिंग का जो फॉर्मेट है बहुत स्ट्रिक्ट है, यदि कुछ नहीं है तो नील मार के छोड़ दो, यू कैन नॉट रिप्लेस द शेड्यूल नंबर्स। तो वो फॉर्मेट अपन इंटर में जाके याद करेगा प्रॉपर्ली, स्टेप बाय स्टेप जो रहेगा। अभी एक क्वेश्चन करता है, अभी तक इतना लेक्चर्स तक हम लोग क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज एक या दो क्वेश्चन करता है, अच्छा अच्छा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, जिससे क्लैरिटी होगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आज मेरा मोटिव टाइमिंग नहीं है, मेरा मोटिव है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाए, ठीक है। एक करेगा इंस्टीट्यूट का मैथ से क्वेश्चन करेगा और एक क्वेश्चन करेगा हम लोग कंपाइलर से, ठीक है। पास्ट पेपर एक अच्छा क्वेश्चन उठाएगा वो करेगा, तो 2 क्वेश्चन से रिदम आ जाएगा अपने पास में। देखो तुम लोग का स्टडी मैट के अंदर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 होगा, हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ऑलरेडी हमने बैलेंस ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। वी हैड मार्क्ड कि कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा पीएनएल में जाएगा, ये सारा काम हमने किया था, राइट। और एक चीज दिमाग में रिकॉल कर लो, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब क्या है, एक ही बार ही आएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट में। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज का वैल्यू आ रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस होके आया है या फिर होना बाकी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर यदि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है सपोज 10,000 और यहां परचेज लिखा हुआ है 1 लाख, तो बताओ इस 1 लाख से ये 10 ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना क्या। इफ आपसे कोई पूछे टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000, आपने क्वेश्चन किया था इंस्टीट्यूट का मैट में, ठीक है, वहां पे क्या था, परचेजेस भी था एंड क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर था ना। तो इसका मतलब ये होता है जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इट मींस ये एडजस्टेड है। एडजस्टेड किससे, परचेज से एडजस्टेड है, मतलब ये परचेज से माइनस होके वैल्यू अलग से आया है। तो आपसे कोई भी टोटल परचेज पूछेगा तो इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज, ये ध्यान रखने का। एक जो क्वेश्चन किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, उसको अच्छे से करने का, क्योंकि एग्जाम में गलती से 4 मार्क 5 मार्क का क्वेश्चन आया, सिली मिस्टेक नहीं करना है उसमें। एक मेहनत हम लोग कर चुके थे, वो कितना है अपने पास, दोनों के बीच में एक उधर पीछे ऐसे शेयर कर लो ना, तुम्हारा बुक है ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग ए फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल अकाउंट में आपका 2 सेगमेंट है, एक है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अभी हम लोग नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पे है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के क्वेश्चंस होने के बाद वी विल जंप टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। बहुत इजी है, सिमिलर सा ही है, बट एग्जाम में बहुत अच्छे से रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ लेना कि क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का है। योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज दैट कि क्वेश्चन का पहला 2 लाइन पढ़ो। एग्जाम में भी हमेशा पहले क्वेश्चन का 2 लाइन पढ़ा, क्या चला, पता चला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग पीएन बैलेंस शीट आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट। स्टार्टिंग का लाइन या स्टार्टिंग का जो स्टोरी है उसी से आपको क्लिक करना चाहिए कि मेरा कौन सा चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में वो चैप्टर घूमना चाहिए, अच्छा इस चैप्टर में ये करता था। नाउ कम्स द लास्ट 2 लाइन। अच्छा बात ये है इस क्वेश्चन में लास्ट 2 लाइन बोले तो रिक्वायरमेंट पार्ट नीचे में होता है, वो ऊपर ही दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो कुछ करना ही नहीं, ये सारा एडजस्टमेंट है अपने पास में। इज इट क्लियर? तो हमेशा यही ध्यान रखना, एग्जाम में यही प्रोसेस फॉलो करना। फिर होता क्या पता है, आप लोग ये प्रोसेस भूल जाते हो, हलवा का तरह करने लगते हो एग्जाम में। ओ शिट, मांगा तो ये था, हम क्यों ये सब बना रहे हैं, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट पार्ट पहले नहीं पढ़ते। इफ आप रिक्वायरमेंट पार्ट पहले पढ़ लोगे ना तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से क्वेश्चन को रीड करेगा।
अदरवाइज सिर्फ चैप्टर को रिकॉल करने से तो चैप्टर में बहुत कुछ था। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, हमें पता है कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ट्रेडिंग अकाउंट हाफ पेज से ज्यादा कभी लेगा ही नहीं, वो उतना सा ही बनना है। लिमिटेड आइटम है, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये 5 आइटम, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। 6 आइटम से ज्यादा तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता ही नहीं है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट बड़ा बन के कितना बन जाएगा? मैक्सिमम हाफ पेज, मैक्सिमम हाफ पेज से ज्यादा नहीं खाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो थोड़ा बड़ा बनता है, तो मैं ये मानता हूं 1.5 पेज प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट 1 पेज से ज्यादा तो कभी जाएगा ही नहीं, वैसे तो हाफ पेज में हो जाएगा, बट अपन मानते हैं 1 पेज से ज्यादा जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, बस 3 पेज यूज करना है, 3 पेज आपको यूज करना है। क्लियर है? तो आप एग्जाम में क्या करो, यदि आप चाहते हो कि आपसे एक भी एंट्री स्किप नहीं हो, हर एक जगह स्टेप मार्किंग मिले, तीनों फॉर्मेट एक साथ बना दो। क्या करेंगे? तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाएंगे, अभी भी वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन ने क्या मांगा? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। नाउ कम्स द प्रेजेंटेशन का छोटा छोटा बारीकी। इन द बुक्स ऑफ गांगुली, क्वेश्चन ने बोला है ना, ये बुक्स का नाम लिखना जरूरी है, आप किसका बुक्स में बना रहे हैं। सेकेंडली डेट, किस डेट पे हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आओ बनाना शुरू करेगा। यस, आपको दो अलग अलग जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट फिर पीएनएल अकाउंट, दो एक बार बनाने का अलग अलग जरूरी नहीं है, एक साथ में ही एक ही कॉमन हेडिंग रहेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे फायदा क्या है पता है? आपको 2 बार फॉर्मेट्स नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार बस पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा, काम हो जाएगा। क्लियर है? तो हाँ, मतलब ये 1.5 पेज तुमको चाहिएगा सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने के लिए। थोड़ा स्पेस बच भी गया ना, वी कैन यूज फॉर द वर्किंग नोट्स। क्लियर है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को भी चाहिएगा 1.5 पेज ही चाहिए, मेरे को तो 1 पेज ही चाहिएगा। मुझे पता है कि 1 पेज में मेरा काम हो जाएगा एज पर माई फॉन्ट्स, हैंडराइटिंग एंड एवरीथिंग। तो मेरे को 1 पेज चाहिए पूरा ट्रेडिंग पीएनएल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ले रहा हूं। कुछ लोग का कॉपी में क्या होगा, उन लोग आधा से लेगा। एग्जाम के अंदर में कभी ऐसा मत करना। स्टार्ट द सॉल्यूशन विद द फ्रेश पेज। हमेशा किससे स्टार्ट करोगे? फ्रेश पेज से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। क्लियर है? आंसर नंबर किधर लिखोगे? इस लाइन में कभी भी नहीं लिखोगे कि आप कौन सा आंसर सॉल्व कर रहे हो, इधर नहीं लिखोगे। एग्जाम में किधर लिखना है अपने को? जैसे कि अभी था मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो मैं इधर लिखूंगा आंसर 1। इससे क्या होता है, क्योंकि जब वो मार्जिन फोल्ड होता है ना, कॉपी तो फोल्ड होके चेक होगा, हो सकता है फ्लो में एग्जामिनर तुम्हारा एक नया क्वेश्चन जो तुमने छोटा सा पार्ट में किया है उसको दिखे ही नहीं कि यहाँ पे कोई नंबर डाला है तुमने, और वो स्किप हो जाए। इससे क्लैरिटी रहता है कि आप इवन इन द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम जब आप रिवीजन करते हो तो आपको दिखता है हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। क्योंकि हड़बड़ी में आपसे भी तो छूट सकता है ना कुछ, तो उस छोटा छोटा मिस्टेक जो आपसे भी हो सकता है या चेकर से हो सकता है, उससे बचने के लिए हमेशा यही करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाएगा अपना, स्टार्टिंग करेंगे। इन दी बुक्स ऑफ गांगुली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा कोई बात नहीं है, कोशिश करना जितना कम शॉर्टकट्स यूज कर सको। फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020, ऊपर में डेबिट क्रेडिट, यस जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन पीएन में पूरा साल का ट्रांजेक्शन आता है, वेयर एट बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर पॉइंट में कितना एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो पता चलता है। क्लियर है? और इसका इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें फॉर द ईयर, यानी ये सिर्फ इसी ईयर के ट्रांजेक्शन को कंसिडर करेगा। फॉर द ईयर का मतलब
सिर्फ 2020 में जो ईयर खत्म हो रहा है, जो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को, सिर्फ उसी के इनकम और एक्सपेंसेस को डिपिक्ट करेगा मेरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल। बाकी प्रीवियस और फ्यूचर जो भी है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है? तो पर्टिकुलर्स अमाउंट पढ़ के सभी जाएगा पेपर में, बट किसी को पूरा मार्क्स मिलता है, किसी को कम मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना। हो सकता है आपको जो कैलकुलेशन आता है आपके दोस्त को भी आता है, बट स्टिल आप अपने दोस्त से ज्यादा मार्क्स क्यों गेन कर पा रहे पता है? नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर को आपने सारी कैलकुलेशन शो करी है, और हो सकता है आपके दोस्त ने शॉर्टकट्स मारा है, तो वहां उसका स्टेप मार्किंग जा सकता है, हाफ मार्क या 1 मार्क जो भी। तो ये एज लेने के लिए आपको एकदम प्रॉपरली फॉर्मेट वाइज ही काम करना है। क्लियर है यहां तक? मेरे को थोड़ा स्पेस और चाहिएगा तो मैं यूज कर लूंगा, मैं हाफ थोड़ा सा जगह और छोड़ के बैलेंस शीट बना लेता हूँ फॉर्मेट, ताकि कोई कोई आइटम्स में तो एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, तो डायरेक्ट वो तो पुट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ दिया मैंने, क्या पता मुझे जरूरत पड़े। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। हाँ, फिर वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपने ना वर्किंग नोट्स बनाया ना कैलकुलेशन शो किया, बहुत ज्यादा हैवी चांसेस है आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। उसको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं से देख के टाप दिया। एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा भाई आपने किया कैसे? माइंड घर पे रखो बोलेगा। कुछ कुछ जगह माइंड समझ में आता है, कुछ कुछ जगह माइंड नहीं समझ में आता ना। कैलकुलेटर में किया होगा तो वो कैलकुलेटर वाला पार्ट आप दिखाओ तो सही, आपने किया कैसे। जैसे इंटरेस्ट निकाल रहे हो 4 मंथ्स का, तो वैल्यू इंटू रेट बाई 100 इंटू 4/12 किया होगा, तो बस उसको लिख के दिखा दो ना। वो नहीं दिखाना कि 0 से 0 गया, इससे इससे कटा, वो सब नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये बन गया अपना ढांचा। सबसे पहला काम फटाफट फटाफट एग्जाम में यही करने का। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट काम है फॉर्मेट। क्वेश्चन रीड किया, रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ा, फॉर्मेट बना दिया। नेक्स्ट स्टेप है, आप एडजस्टमेंट पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, ट्रायल बैलेंस को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा आइटम डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा और कौन सा आइटम डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर से बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, इतना ही आइटम जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा बिजनेस का जो भी इनकम और एक्सपेंस है वो तुम्हारा पीएनएल अकाउंट में जाएगा, और जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? इतना तो हम लोग मार्क करके रखा ही था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एग्जाम में? नेक्स्ट स्टेप, और अब आप लोग बोले दिमाग में आना चाहिए भैया पेपर तो बहुत लेंथी आता है, खत्म होगा कैसे सीए फाउंडेशन का? यदि 15 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, वो तो बड़ा होगा, कंपनी का भी होता है, दूसरा चैप्टर्स का भी होगा, तो करेगा कैसे? अब सबसे गंदा स्ट्रेटेजी कुछ स्टूडेंट्स अपनाते हैं। क्या करता है, जो पहला 15 मिनट्स ऑफ द पेपर मिलता है ना, आप पूरा पेपर रीड करने जाते हैं। कभी मत कर, नेवर एवर रीड द पेपर, बिकॉज उसको रीड करने से कुछ नहीं होना, वो बदल नहीं जाएगा या फिर कुछ और नहीं हो जाएगा। बेटर है उस 15 मिनट्स को एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दो। जैसे कि यदि कोई क्वेश्चन 15 मार्क का आया है और तुम्हें लगता है हाँ ये चैप्टर तो हम अच्छे से करके आया है, बस चुपचाप शांति से बैठो, उस क्वेश्चन के अंदर पूरा 15 मिनट डिवोट कर दो, पूरा क्वेश्चन को रीड कर लो, जो जो मार्किंग करना है छोटा मोटा पेंसिल से वो कर लो, हल्का छोटा छोटा वर्किंग नोट्स बना के छोड़ दो साइड में, ताकि जब बेल बजेगा और आपको पेपर स्टार्ट करना होगा, नेक्स्ट हाफ एन आवर में वो पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। और इनिशियली 20 से 30 मिनट्स के बीच में जब आपका एक क्वेश्चन 15 मार्क का एकदम करेक्ट हो रखा है, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक, एक बड़ा सॉल्व हो गया ना,
फिर हीरोगिरी और एक बड़ा में हाथ डाल दोगे, यह है गलत अप्रोच। फिर आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वहां पे 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स होंगे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा और एक छोटा क्वेश्चन होगा। आपको वो नेक्स्ट अराउंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में वो सॉल्व हो जाता है। 30 तो मैक्स बोला मैंने, 30 मिनट्स में वो सॉल्व हो जाएगा 20 मार्क्स। यदि 15 मार्क फर्स्ट हाफ एन आवर में, 20 मार्क्स इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर में, 35 तो हो गया। अब खेलो, जियो जी भर के, 2 घंटा है, 2 घंटा में खींच खाच के 40 तो करके आओगे, मस्ती मस्ती में भी, तो आ गया ना मार्क्स। तो अप्रोच को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। अब उसके बाद भी जाके आप अपना होशियारी मारोगे पेपर में, तो सवारी खुद जिम्मेदार है, मेरा कोई लॉस नहीं है उसके अंदर में, ये ध्यान रखना। मेरे क्लब में मेरा कोई लॉस नहीं। आओ, मार्क कर लिया तो मैं फिर से मार्क नहीं करवा रहा ये वाला पार्ट। अब एक एक करके एग्जाम में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 3,93,000, यानी दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक। ये डुअल इंपैक्ट में जाएगा। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च to the value of 15,000 for which no entry has been passed in the books. Now tell me, क्योंकि अब जब एडजस्टमेंट पढ़ा तो एडजस्टमेंट समझना भी तो पड़ेगा साथ साथ में। क्या समझ में आ रहा है, इसका क्या इंपैक्ट आपको करना चाहिए? यानी सेल्स रिटर्न का एंट्री आपने नहीं किया, लेकिन फिजिकली स्टॉक को काउंट कर चुके हो, यानी 3,93,000 में 15,000 इंक्लूडेड है, बट जो सेल्स रिटर्न का जो इंपैक्ट होता है वो आपने नहीं डाला। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स रिटर्न आ रहा होगा वो कम आ रहा है। सेल्स रिटर्न का तो चलो सेल्स रिटर्न बढ़ाना है, डुअल इंपैक्ट का चाहिए मुझे, डुअल इंपैक्ट। और क्या इंपैक्ट रहेगा? डेटर्स में से माइनस होगा ना, क्योंकि सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो मुझे डेटर्स भी कम करना पड़ेगा। समझ में आया? बिकॉज एडजस्टमेंट रीड करके यदि आप जर्नल नहीं बना सकते तो एडजस्टमेंट कभी करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, ऑलवेज इंप्लाइड है। कैश होगा तो क्वेश्चन खुद बोलेगा, ठीक है? कैश सेल्स रिटर्न हुआ तो क्वेश्चन खुद बोलेगा, नहीं बोल रहा इट इज ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। तो यहां पे मेरे को क्या क्या करना रहेगा? डेटर्स में से माइनस करना है। तो इस 15,000 का डुअल इंपैक्ट है। जहां जहां इंपैक्ट जाना है वहां पे लिख दो पॉइंट नंबर 1। कहां इंपैक्ट जाना है? ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, वहां लिख दिया पॉइंट नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? सेकंड इंपैक्ट कहां जाएगा? डेटर्स। तो जहां डेटर्स है वहां लिख दो आप क्या? पॉइंट नंबर 1। देखो, आप यदि ये सब नहीं करोगे मार्किंग, एग्जाम में कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बिना मार्किंग किए कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को डर रहता है सिली मिस्टेक से। मार्क्स तो उस वजह से जाते हैं ना, घर पे आपको पेपर करने तो आप पक्का 100 में से 100 ला सकते हो, बट उस एग्जाम एनवायरनमेंट में तो नहीं हो पाता ना। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक। उससे बचना है तो ये मार्किंग कर लेना। एंड 15 मार्क बहुत होता है, 15 मार्क के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिया ना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कोई 1-2 मार्क का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स, तो स्टेप बाय स्टेप सारा करेक्ट होना ही पड़ेगा मेरा, एक बार में बैलेंस शीट मैच होना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक का डुअल इंपैक्ट होगा, कहां जाएगा? ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। सेकेंडली, तुम्हारा सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है और डेटर को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1st of January 2020, यानी गलत कर रखा है। करेक्ट एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस कम करना है, तो जहां परचेज है वहां लिख दूं मैं पॉइंट नंबर 2, एंड जहां फर्नीचर है वहां पे भी लिख देते हैं पॉइंट नंबर। क्लियर है ये चीज? क्योंकि फर्नीचर को प्लस करना है एंड परचेजेस को माइनस करना है। क्लियर है? एग्जाम में और इजी वे में भी कर सकते हैं कि आप साथ साथ फिगर्स भी बदलते गए, साथ साथ फिगर्स भी चेंज कर सकते। जैसे पहला ट्रांजेक्शन में 15,000 क्या करना था? सेल्स रिटर्न प्लस करना था ना, तो इधर लिख दिया प्लस 15,000।
डेटर्स में क्या कर दूं, -15,000, ये होगा ना। और अभी आपने क्या किया, परचेज से माइनस करना है कितना, 10,000, फर्नीचर में प्लस करना है 10,000। क्या चीज, ओ वो हो गया क्या, ये ठीक है, वो छोड़ो। पहला दो ट्रांजेक्शन क्लियर है। डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। देखो तो कहीं ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन बोल के लिखा हुआ है क्या, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड है ये, तो जहां फर्नीचर लिखा वहां मार्क कर देते, पॉइंट नंबर 3 भी होगा इसके साथ साथ, है ना। अब दिमाग में क्या रखना है, फर्नीचर एक तो स्टार्टिंग से था मेरे पास 9,000, 1 अप्रैल 19, तो उसपे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। और जो 10,000 वाला फर्नीचर है वो आपने कब खरीदा, तो उसमें कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 3 महीना का। क्लियर है, तो ये दिमाग में रहेगा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, द लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक इन बुक्स ऑफ गांगुली अपीयर्स एज फॉलोज। लोन अकाउंट अलग से बना के दिया, ऊपर में देखो तो कुछ लोन फ्रॉम देना बैंक है क्या, हाँ है, कितना है, 1,00,000। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को कुछ बात बोला था कि यदि लोन एंड इन्वेस्टमेंट अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, देन हिडन इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट अक्रूड हुआ ही होगा। 1,00,000 पे 12%। अब देखो लोन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कितना है, लोन अकाउंट बना के दिया उन्होंने, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने और लोन लिया है कितना, ये लोन कब लिया, यानी इस पे इंटरेस्ट अक्रू नहीं होगा। इंटरेस्ट किस पे अक्रू होगा, सिर्फ 50,000 पे, किस रेट से, 12%। कितना होता है, आपका लोन एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है 50,000, हाँ ब्रॉड डाउन, यानी लास्ट ईयर का करंट ईयर में ब्रॉड डाउन, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर 50,000 था, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने और 50 लिया होगा, तभी तो क्लोजिंग 1,00,000 होगा। अब ये 50,000 का जो नया लोन है आपने कब लिया, ऑन 31 मार्च, तो इस पे तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है करंट ईयर में, तो सिर्फ ओपनिंग वाले पे देना है, तो 6,000 का इंटरेस्ट का पॉइंट का कुछ ना कुछ होगा। तो अब पहले चेक करते हैं इंटरेस्ट पेड बोल के कुछ है क्या ट्रायल बैलेंस में, उसके नीचे ही है, तो ये तो देना कितना था हम लोग को, इंटरेस्ट 6,000 का देना था, बट आपने दिया कितना, 4,500, यानी अक्रूड हो गया, कितना अक्रूड, तो यानी इंटरेस्ट पे पॉइंट नंबर 4 लिख दूं मैं, इसका मतलब कि पीएनएल में 1500 ऐड होगा। यस, पीएनएल में 1500 ऐड होगा। हाँ, लाइबिलिटीज में हम लोग क्या करेगा, इंटरेस्ट अक्रूड बोल के या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट देखो क्या होगा, पॉइंट ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्लियर है सबको, हाँ चेंज कर दे, अरे वो ब्लर करना पड़ेगा उसको, एक्चुअली वो ले नहीं रहा, दम दुम दुम दुम, ये होगा क्या, ब्लर ही कर देगा, काम ही कर, इतना नौटंकी करेगा, ठीक है, अपने को पढ़ने से मतलब है। हाँ, नंबर 4 पॉइंट क्लियर है, दिमाग में सेट रहेगा ना। नंबर 5, sundry debtors includes ₹20,000 due from Robert and sundry creditors include ₹10,000 due to him। मतलब हम लोग को रॉबर्ट से पैसा लेना है 20,000 और उसको देना है, क्या फायदा भाई, ऐसे ही बोल दो मुझे उससे लेना है 10,000, एक बार आप बोल रहे हो उससे लेना है 20, उसको देना है 10, तो आप ये क्यों नहीं बोलते कि मुझे उससे नेट 10,000 लेना है,
लॉजिक नहीं है ना, एक तरफ आप एसेट बनाओगे 20,000 का और एक तरफ लाइबिलिटीज बनाओगे 10,000 का। इससे अच्छा नेट एसेट्स बोल दो कि मेरा 10,000 है, राइट? तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? डेटर्स कम कर देगा कितने से? 10,000 से। 20,000 से मत कर देना, क्योंकि 20,000 लेना है, 10,000 देना है, तो 10,000 तो नेट रखोगे ना। तो डेटर्स में और एक एडजस्टमेंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 5। तो यहां लिख दें, माइनस क्यों कर रहे हैं? हमको संध्या से लेना है 20,000 और संध्या को देना है 10,000। जो देना है वो मेरे क्रेडिटर की लिस्ट में है, जो लेना है वो डेटर की लिस्ट में है। तो क्या मैं संध्या से पहले 20 लूंगा? वो नहीं, तो ये सनड्राई डेटर से माइनस 10,000 क्यों कर रहे हैं? सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड, क्योंकि 20,000 किसके अंदर में है? डेटर्स में है। रॉबर्ट हमारा डेटर है, तो डेटर ही कम करना है, तो डेटर से तो माइनस करेंगे। पैसा दे दिए? दे दिया होता तो डेटर क्यों होता? तो फिर उसको इसका 10,000। ओ समझ आ गया, समझ आ गया, सॉरी मैम। एक तरफ डेटर्स है 20,000, एक तरफ क्रेडिटर्स है 10,000। इसको जब कैंसिल करोगे तो माइनस ही होगा ना, ये बच जाएगा 10,000। क्लियर? तो डेटर्स में पॉइंट नंबर 5 भी रहेगा, क्रेडिटर्स में भी पॉइंट नंबर 5 रहेगा, माइनस होगा 10,000। क्लियर है? अरे भाई, एक तरफ डेटर है, वही इंसान मेरा क्रेडिटर भी है, दोनों को आपस में सेट ऑफ करोगे तभी तो काम बनेगा। तुम अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000। तो क्रेडिटर कम कर दिया 10,000 से और डेटर भी कम कर दिया 10,000। नेट रॉबर्ट का बैलेंस मेरे बुक्स में कितना आ गया? 10,000। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 3,000 पेड टू देना बैंक। ओ माय गॉड, थोड़ा देर पहले आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकाला था, कितना रुपए का? 1500 निकाला, 3,000 हो गए। समझ में आया? अब ये जो इंटरेस्ट पेड 4,500 है, ये पूरा का पूरा हमने देना बैंक को नहीं दिया, हो सकता है कोई और लायबिलिटी होगा उसके लिए आपने इंटरेस्ट दिया होगा। टोटल इंटरेस्ट पेड, पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? 6 भी आ गया। 4,500 का इंटरेस्ट पेड है आपका। 4,500 में से देना बैंक को दिया 3,000 और ये अदर्स हो गए। देना बैंक को देना कितना था? 6,000। तो 3,000 आपके लिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही घुमाएगा इंस्टीट्यूट धीरे धीरे, कभी इधर उधर उधर उधर। और क्या होता है, अभी तक आपने क्लास 11 तक जब ये चैप्टर करते थे उसमें 3-4 पॉइंट तक एग्जाम में आता था, बट अब तुम्हारे पास 9-9 10-10 एडजस्टमेंट होगा, धीरे धीरे भूल भी जाओगे आगे जाते थे किसमें क्या करना था। इसलिए स्लो एंड स्टडी स्मूथली। 15 मार्क का क्वेश्चन आया तो कम से कम 30 मिनट्स इन्वेस्ट कर देना उसके ऊपर, और पहला 15 मिनट यानी 45 मिनट्स। वाह, इतना तो मोर देन एनफ है। सो के कर सकता है, थोड़ा देर पावर नैप भी ले सकता है तुम लोग एग्जाम में, लेना मत। Interest received represent 1,000 from the sundry debtor and the balance on investments and deposits. Interest received कहाँ है? ये रहा, पॉइंट नंबर 7 है इसमें। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है? 7,250। ये टोटल इंटरेस्ट मिला है। इसमें से 1,000 किससे मिला है? सन्ड्री डेटर से मिला है। बाकी आपको किससे मिला है? इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। बाकी मिला है इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। कितना? 6,250। अब ये देखो, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलना कितना था? इफ इंटरेस्ट रेट है तो हिडन इंफॉर्मेशन है। ये रहा मेरा इन्वेस्टमेंट और ये रहा मेरा डिपॉजिट्स। इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही किया था, तो इन्वेस्टमेंट में टोटल इंटरेस्ट मिलना कितना था? 1,250 का इन्वेस्टमेंट में मिलना था आपको। डिपॉजिट्स में कितना मिलना था? तो टोटल दोनों को मिला के मिलना था
और मिला कितना है? 6,000 रुपये का। इसका मतलब अक्रूड इंटरेस्ट हो गया 10,000। 10% डिपॉजिट्स है, 1,50,000 का यदि तुम्हारा डिपॉजिट्स है तो उस पर 10% करेगा तो 15,000 होगा ना। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? तो इसका इंपैक्ट भी करेंगे हम लोग। लिख दिया वहां पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। यानी ये क्या है? हमें ही ज्ञान दे रहा है, हमें पता नहीं है क्या। ये तो अच्छा है सेटर, पेपर सेटर ये खुद बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एंड अक्रूड इंटरेस्ट का आप ट्रीटमेंट करना, बट पेपर सेटर ऐसा नहीं होता है, वो ये लाइन काट देगा वहां से। ये तो लेंथ बढ़ाने के लिए उसने एक पॉइंट डाल दिया। ऐसा लग रहा होगा कि कोई नया पॉइंट है क्या? ये कोई नया पॉइंट नहीं, बस एक नॉलेज है, इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है मेरे क्वेश्चन पे अब, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके। नंबर 9, make provision for doubtful debts at 5% on the balance sundry debtors. No such provision needs to be made for the deposits. ठीक है, वैसे भी डिपॉजिट्स के लिए नहीं बनाते हम लोग, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनेगा? डेटर्स पे बनेगा मेरा। डेटर्स का बैलेंस कितना है हमारे पास? 1,20,000 था, माइनस 15,000 सेल्स रिटर्न, माइनस 10,000 तुम्हारा म्यूचुअल डेटर और क्रेडिटर दोनों था ना, कैंसिल किया था, तो कितना बचा? 95,000 का सन्ड्री डेटर्स बचा। 95,000 पे कितना प्रोविजन बनाना है? कितना हो जाए? क्या पहले से कोई प्रोविजन बनाया हुआ है क्या? 10,000 यहाँ पे जो क्रेडिटर था वो भी माइनस होगा नहीं? हाँ तो किया ना, 1,20,000 माइनस 50, 20,000 एडेड था ऑलरेडी, उसमें से 10,000 ही माइनस करना है, क्योंकि 10,000 तो डेटर रहेगा ना। इसका मतलब कि ग्रॉस में था, अपन ने इसको नेट में लिया, राइट? ये क्यों है? क्या चीज? कि 20,000 यहाँ पे था, यहाँ पे 10,000, तो अपने क्या अपने सिर्फ ग्रॉस जो हाँ हम लोग नेट वैल्यू पे लेता है, हम लोग नेट वैल्यू पे लेता है। बैलेंस शीट का टोटल दोनों अब कितना उतना दिखाएगा। हाँ एक्चुअल में कितना मिलना है वही दिखाए। बैलेंस शीट का टोटल मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी वैसे होना चाहिए। बैलेंस शीट का टोटल मैच करेगा, बस थोड़ा सा कम हो जाएगा। 10,000 दोनों तरफ से उड़ा दिया, 10,000 का डेटर उड़ा दिया और 10,000 का क्रेडिटर भी आपने माइनस कर दिया, क्योंकि वो म्यूचुअल ओइंग्स था, एक दूसरे से ही लेना देना था, तो वो कैंसिल कर दिया। तो टोटल 1,20,000 में आपका 20,000 का ऐसा डेटर था जिसको 10,000 देना भी था, तो आपने देने वाला कैंसिल कर दिया। नेट डेटर बचे 110, हाँ कम हो गया 10,000 से, और 110 के बाद 15,000 का सेल्स रिटर्न भी हटा दिया, बचा 95,000। कहानी खत्म, उस पे 5%। इतना ही क्वेश्चन था, सब कुछ ब्रेक कर लिया। अब जहां पे एडजस्टमेंट नहीं है, जहां आपने एडजस्टमेंट मार्क नहीं किया, उसको डायरेक्टली जिधर जिधर प्लॉट करना है कर सकते हैं। एकदम सीक्वेंस से चलेंगे ऊपर से। सबसे पहले क्या है? गांगुलीज कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगा? 5,40,500। तो मैं बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिख दूं, लेकिन ये ध्यान रखना बैलेंस शीट के इनर कॉलम में लिखना, क्योंकि कैपिटल में तो प्लस माइनस होता है ना, प्रॉफिट लॉस ड्रॉइंग्स वगैरह। नेक्स्ट आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा 2,34,000। टू ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। क्लियर है ये? नेक्स्ट सेल्स 14,48,000। तो बाय सेल्स 14,48,000, इसमें से अपन क्या करता है? माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना है? 43,000 और एक एडजस्टमेंट लिखा पॉइंट नंबर 1, तो भूल गया होगा तो पॉइंट नंबर 1 जाके रीड कर लेना कि क्या था। तो 15,000 का सेल्स रिटर्न और बढ़ाना है मुझे, तो टोटल सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा? 58,000। देखो क्वेश्चन रीड करने के टाइम में स्लो था, बट जब सॉल्यूशन करने का टाइम आता है तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा स्टोरी सुन रखा है।
क्या चीज का कि 58 कैसे हुआ? नहीं, जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है। 13,90,000 आ गया ये अपना सेल्स, नेट सेल्स, और टिक मारते जाना ट्रायल बैलेंस में, ये हो गया तभी तो एग्जाम में करेक्ट होगा। परचेजेस 12,15,500, इनर कॉलम में लिखा इसीलिए एडजस्टमेंट है ना, तो जिसका एडजस्टमेंट होता है हम लोग इनर कॉलम में लिखेगा। माइनस गलती से फर्नीचर इसमें काउंट कर लिया था, कितना रुपीस का? 10,000 का। कोई परचेज रिटर्न भी है क्या? तो वो भी माइनस हो जाएगा, कितना? 29,000। कितना आया नेट परचेज? 12,15,500 माइनस 10 माइनस 29, 11,76,500। ठीक है, टिक मारते जाना। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू कैरेज इनवर्ड 93,000, और उसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था। नेक्स्ट रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट कहां जाएगा? पीएनएल में, तो थोड़ा स्पेस के बाद ही पीएनएल स्टार्ट होगा, तो लगभग कुछ 3-4 लाइन छोड़ देना, फिर मैं पीएनएल स्टार्ट कर देता हूं। यहां सपोज मैं मारूंगा टोटल, टू रेंट 28,500। जब एडजस्टमेंट है ही नहीं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ सकता है वो। टू सैलरीज 46,500। देखना सब कुछ लास्ट में मैच कर जाएगा यदि आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो, और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होगा कि पहले आपको ट्रेडिंग खत्म करना है फिर पीएल फिर बैलेंस शीट, नहीं, सब कुछ पैरेलली आइटम वाइज आइटम। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? ये भी हो गया। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में समवेयर नीचे का तरफ दिखा देता हूं। सन्ड्री डेटर्स क्या चीज? हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोला ना एग्जाम में होगा ऊपर नीचे, बस आपको करेक्ट करने से मतलब है। 1-1.5 मार्क जाने दो, कोई बात नहीं है, यदि वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस के लिए काटेंगे तो 99% तो नहीं कट करेंगे, बट वो 1% बोल नहीं सकते, चेकर के मूड के ऊपर में। तो आप सीक्वेंस से भी लिखोगे चलेगा। चलो मैं भी आप लोग के लिए एक बार वैसे ही लिखता हूं जैसे आपको एग्जाम में दिमाग चलेगा। आपने डेटर्स ऊपर ही डाल दिया, कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया हमने, वैसे कंसेप्चुअली सही नहीं है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, करेक्ट करना है अपने को। और फिर टाइम बचा तो एक बार काट के वापस रीड्राफ्ट कर लेना, ऊपर नीचे कर देना आइटम्स को। सन्ड्री डेटर्स कितना था? लेकिन क्या स्टोरी याद आ रहा है? क्या क्या एडजस्टमेंट था? माइनस सेल्स रिटर्न 15,000, माइनस म्यूचुअल ओइंग्स 10,000 का, रॉबर्ट बोल के था ना? हाँ हाँ यस, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक बार नहीं लिख रहा, ये तो निकाला ही था आपने, ये हाँ ये निकाला था ना आपने 4750। तो यही प्रोविजन देखो, वहां टोटल मारने से पहले प्रोविजन को पीएनएल में लिख देना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब नीचे ब्रैकेट में वर्किंग शो कर देना, 1,20 मैंने 1,10 95,000 पे 5% किया था ना, 1,20,000 का डेटर था, 15,000 का सेल्स रिटर्न माइनस कर दो, 10,000 का वो, तो बचा कितना? 95।
95,000 पे 5% प्रोविजन बनाएगा तो 4750 आएगा ना। क्लियर? 90,000 कितना? 90,000। अब देखो कुछ लोग का गंदा प्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले टोटल यहां लिखेंगे फिर यहां लिखेंगे, गलत है ये। सेकंड, ऐसे लिखा टोटल लिखेंगे यहां, ये भी गलत है। जिधर आप लाइन टानते हो उसके पैरेलली आपको टोटल लिखना चाहिए। दिस इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो उल्टा पुल्टा नहीं करने का, प्रेजेंटेशन से ही मार्क्स उठाना है अपने को। एग्जामिनर इतना खुश हो जाए कि बस लुटा दे मार्क्स आप लोग की कॉपी में। ये क्लियर है? डन है यहाँ पे? तो मेरा डेटर्स हो चुका। क्रेडिटर्स 74,000, तो लाइबिलिटी साइड में 2-3 लाइन छोड़ के मैं सन्ड्री क्रेडिटर लिख दूं। सन्ड्री क्रेडिटर 74 माइनस म्यूचुअल ओइंग्स 10,000 का पॉइंट नंबर 5 ही तो लिखा था उसमें, सिर्फ कितना? 64,000। आउटर कॉलम में और कोई एडजस्टमेंट उस पे था नहीं। लोन फ्रॉम देना बैंक डायरेक्टली कहां आएगा? लोन फ्रॉम देना बैंक कितना? 1 लाख। लेकिन इसमें सर्टेन एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। एक तो अक्रूड इंटरेस्ट निकाला था हमने, कितना? कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था आपने? 3,000। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 था, क्योंकि आइटम के साथ ही आपको स्टोरी याद आना चाहिए। इसीलिए जब आप बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, आपका कोई भी दोस्त आपको परेशान कर, उसको बोलो 10 मिनट रुक जाओ, शांति से फोकसली मेरे को हर एक चीज दिमाग में लेने दो, पूरा सॉल्व करने दो, वरना क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ना, भूल जाओगे किसके साथ क्या था। तो उस मोमेंट में किसी दोस्त का मदद करने मत जाना, उसको बोलो 10 मिनट रुक जाओ, हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने दो, टाइम बचेगा तो हम मदद कर देगा। क्लियर है? वरना फोकस लूज हुआ, सिली मिस्टेक आप किया, क्या पता दोस्त पास हो गया और तुम लोग, यू नेवर नो। तो टू इंटरेस्ट क्या है भाई, पेड कितना था? 4,500 था, प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, 7,500, और आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी आप बैलेंस शीट में दिखा चुके हो। क्लियर है ये चीज? हाँ, बराबर चल रहे हो फ्लो में? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ करना ही नहीं है, सीधा पीएनएल में 17,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000। इंटरेस्ट देना बैंक वाला, हाँ इसे तो हमें मिला तो 6,000 आएगा। यस, 6,000 देना था, बट हम लोग दिया सिर्फ 3,000 ही है। देना 6,000 था बट दिया हम लोग सिर्फ 3,000 है, तो 3,000 तुम्हारा आउटस्टैंडिंग। वो 1,500 किसी और का कुछ, हाँ किसी और का होगा, वो हमें पता ही नहीं है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दिया, अब एडवर्टाइजमेंट लिख दे 56,000, टू एडवर्टाइजमेंट 56,000 आएगा। तो थंबा ओले ओले, मैं तो आइटम वाइज आइटम जा रहा हूं, कुछ स्किप नहीं होना चाहिए, कोई आइटम छूटना नहीं चाहिए। और किसी आइटम में आपने रेफरेंस पॉइंट डाला है तो उसका एडजस्टमेंट उसी टाइम रिकॉल करके सब जगह डाल दो, कभी गलती होगा ही नहीं। एक साइड तो कर दिया। अभी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव में एक पॉइंट था, कुछ अक्रूड इंटरेस्ट निकाला था हमने, कितना निकाला था? 10,000।
तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में इनर कॉलम में लिखेगा 7250 बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये तो पीएनएल में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम है, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 10,000, 17,250। स्टोरी याद नहीं रहता है तुमको, क्वेश्चन को फोकसली नहीं रीड कर रहा है। इंटरेस्ट रिसीव पे 2 पॉइंट था, एक इन्वेस्टमेंट और एक डिपॉजिट्स। अब यही अक्रूड इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड में, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स 10,000। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट तो 25,000 है ना। तो इन्वेस्टमेंट 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 1250, डिपॉजिट्स 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 15,000, तो टोटल होता है 16,250। इसका मतलब कि जरूरी नहीं कि जो इंटरेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट अलग करें अलग उसके साथ ऐड करके अलग अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पता नहीं है ना यहाँ पे अभी अपने को, दोनों तो साथ में ही पता है, इंटरेस्ट और उसको मिला के किसका कितना है वी डोंट नो, तो एक अलग करके भी लिख सकते हो। पॉइंट क्लियर है इंटरेस्ट रिसीव का? कैश विथ ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, मतलब कैश विथ बैंक, कैश एट बैंक बोल के आ जाएगा 40,000, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में 40,000। अपन के तो कैश बैंक देंगे, हाँ। बैंक नहीं जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ कैश एट बैंक। क्लियर है यहां तक? ये भी हो गया। डिस्काउंट रिसिप्ट कोई पॉइंट नहीं था, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम बोल के पीएनएल का क्रेडिट में आ जाएगा 14,950। हो जाएगा ना फाउंडेशन? क्या है, हलवा है, कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट को लिखना है, सीधा कहां जाएगा इन्वेस्टमेंट? बैलेंस शीट में 25,000, इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5%, एट द रेट 5%। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, या तो आप नाम दो 5% इन्वेस्टमेंट, या फिर इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5%। 25,000 इन्वेस्टमेंट था, लिख दिया, और कोई पॉइंट भी नहीं था उसके ऊपर। फिर फर्नीचर 9,000 प्लस 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ जाएगा अब इस पे। फर्नीचर 9,000 प्लस परचेज किया था हमने 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर कौन सा था डेप्रिसिएशन के लिए? पॉइंट नंबर 3 क्या था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो जो स्टार्टिंग से फर्नीचर है उसमें तो पूरा 10% से लगेगा, यानी 9,000 पे 10% 900। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो 10,000 खरीदा है वो तो जनवरी में खरीदा है, उसमें 3 मंथ्स का लगेगा कितना? 250। तो 900 प्लस वो तो 900 है। हाँ वो 900 है। 900 प्लस 250 1150 का डेप्रिसिएशन है। सबको समझ में आया डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? जो स्टार्टिंग से था उसमें पूरा कंप्लीट ईयर का, जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है उसमें तो जितना मंथ्स हमने यूज किया उतना मंथ्स का तो कैलकुलेट होगा। क्लियर? तो 1150 का डेप्रिसिएशन यहां से माइनस होगा 17,850। कॉरेस्पॉन्डिंगली डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? पीएनएल में। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एक ही एसेट है ना। 1150। हाँ वहां वो आएगा आउटर कॉलम में। ठीक है,
ये हो गया। डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा? पीएनएल का डेबिट 37,700 to discount allowed 37,700। क्लियर है? मस्त स्मूथली सॉल्व हो रहा है सबसे। और देखना लास्ट में कुछ करना ही नहीं, टक 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 कैलकुलेटर मारेगा, जीपी एनपी बैलेंस शीट मैच एंड 15 मार्क पॉकेट में। चिल्ला मत देना एग्जाम हॉल में। यस। जनरल एक्सपेंसेस 19,600 डायरेक्ट लिख दे पीएनएल में। टू जनरल एक्सपेंसेस 19,600। ऑडिट फीस भी लिख देते हैं, ये तो हम लोग को ही मिलता है। इतना कम दिया है ससुरा, 3,500 रुपए मात्र। हम नहीं करेंगे इसकी ऑडिट। हाँ, 1 0 और लगा दे तो फिर भी कर लेंगे। सेल्स कितना है इसका? वो ज्यादा नहीं था वैसे, ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है इस पे। 13,90,000 के सेल्स है। आएगा। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होता है, लिखते लिखते हाथ दुख जाएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना। थकना मत, स्पीड चाहिए, इसीलिए घर पे टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 11,650। इतना बड़ा सीक्वेंस हो गया। 11,650 सब टिक टिक होता जा रहा है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,350 टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,350। बट जब एडजस्टमेंट है नहीं तो सीधा सीधा प्लॉट ही करना है अपने को। कैश इन हैंड 1,900। $1,900। 10% डिपॉजिट्स 1,50,000। बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाएगा, आपने मार्क कर रखा है कि वो बैलेंस शीट में ही जाना है। ड्राइंग्स 50,000 माइनस ड्राइंग्स 50,000। सारा ट्रायल बैलेंस का आइटम कर दिया, इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा पेशेंस लेके आने का इस मोमेंट में। पॉइंट नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 1 का ट्रीटमेंट आपने पूरा नहीं किया अभी तक। क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है ना, 3,93,000। एक तो बैलेंस शीट में आएगा 3,93,000, ठीक है। सिमिलरली कहाँ आएगा? माइनस नहीं होगा किससे? पढ़ो तो पॉइंट। 15,000 का डुअल इम्पैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। एक बार सेल्स रिटर्न बढ़ा दिया और एक बार डेटर से माइनस कर दिया, 3 बार इम्पैक्ट थोड़ी करता है एक एडजस्टमेंट का। वो तो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है ना। सेल्स एडजस्टमेंट वाला में प्लस नहीं हुआ है, इसमें प्लस हुआ है क्या? 15,000 किसमें? 3,93,000। हाँ ऑलरेडी प्लस हुआ है। क्लियर? समझ में आया? अब क्या करना है, सारा आइटम्स आप कर चुके हो। कष्ट करके पहले जीपी या जीएल निकालो, फिर एनपी या एनएल निकालो, एंड देन उसको कैपिटल में प्लस माइनस कर दो, आपका बैलेंस शीट टिप टॉप मैच हो जाएगा। टिप टॉप। जीपी आ रहा है या जीएल आ रहा है? कितना आ रहा है जीपी? 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर
279,500 टोटल कितना है? टोटल 17,83,000 by gross profit brought down 279,500 NPR है NLR है? अब करो तुम। ये नहीं कर रहा। अब कैलकुलेटर के सुख समझ में आएंगे। 3,000 एनपीआर है तुम्हारा 3,000 पक्का? कुछ तो गलत बोल रहा है तुम। वो इतना कम कैसे आ सकता है? 279,500 जीपी को ब्रॉट डाउन ही नहीं किया होगा तुम। 17,250 14,950 311,700 कितना आ रहा है? अरे कैलसी है तुम लोग के पास बाबा, फटाफट। 70,500 करेक्ट। इतने नंबर्स होते हैं तो कैलसी भी कभी कभी धोखा दे देता है, टाइपिंग एरर हो जाता है। 70,500। हाँ एनपी 70,500। यही एनपी कहाँ चला जाएगा? कैपिटल का बैलेंस 540,500 प्लस 70,500 माइनस 50,000 5,61,000। देखना आपका दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा होगा। कितना है इसमें तुम बताओ। 70 कैसे आएगा? कैलकुलेटर गलत मारा है। 70,500 आएगा। फिगर्स लिखने के बाद देखो बैलेंस शीट का टोटल चेक करना, मैच करना चाहिए। और कितना आ रहा है टोटल बताना मुझे। अरे कैलकुलेटर ही गलत मार रहे होंगे। क्रेडिट साइड वाला ठीक लिखा है क्या? क्या लिखा है क्रेडिट साइड में? बाई क्या लिखा है ये तुम स्टार्टिंग में? कितना? 7,250 प्लस 10,000। हाँ ठीक है फिर। उसके बाद आपका ये डिस्काउंट। हाँ ठीक है, सब कुछ करो तो मैच हो गए। कितना आया टोटल? 7,28,000। ओ माय गॉड, 15 मार्क मिल गए तुम लोग, या 10 मार्क जो भी है। देखो कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा और सब कुछ मैच कर गया। यही आप अलग अलग करते ना, आप घूमते रहते, पहले क्या बाद में क्या, इससे स्टेप मार्किंग में पूरा मिलता है आपको। वरना मन में डाउट रहता है, पहले जीपी तो चेक कर ले किसी से पूछ के, एनपी तो चेक कर ले। अरे पूछना क्यों है? आप स्टेप बाय स्टेप चलो, अपने आप सब कुछ मैच करेगा। और बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा मतलब कुछ तो ट्रांजेक्शन आपसे छूट गया है। आया समझ में ये? अगर हमको तो हमको दो ट्रांजेक्शन एक तो सैटरडे लेटर से जो ये म्यूचुअल तो 15,000 माइनस कर और फिर बाद में एक और भी नहीं हक है, बिकॉज हम बिजनेस में नेट वैल्यूज को शो करते हैं। और एक म्यूचुअल ओइंग्स को वो करना, हम ये दो सकता पक्का। तो वही था, हम सोचते कि तू वो वैसे वही कैसे 70,500। हाँ 70,500। क्लियर है? आया समझ में? हाउ टू सॉल्व ए फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बड़ा था, ऐसा नहीं छोटा क्वेश्चन था। इससे भी, हाँ मैं ये नहीं बोला छोटा था, बस इससे भी बड़ा और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं एग्जाम में। तुमको भूल ही गया 70,500 माइनस 3,000। ना एक क्वेश्चन में तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ होमवर्क, सो दैट नेक्स्ट डिस्कशन में या तो आप लोग करके खत्म कर दोगे या फिर हम लोग करेंगे साथ में। नहीं, इफ आप लोग से हो जाएगा, इफ आप लोग से हो जाएगा तो हम लोग करेगा, आगे करेगा और क्वेश्चंस। ठीक है, लेट मी सी द कंपाइलर।
बहुत इजी सा ही क्वेश्चन देगा, ज्यादा वो कुछ नहीं है, ठीक है। कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए टास्क रहेगा। ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बना दिया था, मतलब कौन सा किस में जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया था मई 18 में 20 मार्क्स का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, दिस विल बी योर टास्क। जो प्रोसेस मैंने बताया है उसी स्टेप्स एंड उसी प्रोसेस से देगा, हम आपको फॉरवर्ड कर देगा ये, ठीक है। आया समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।